हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की फर्स्ट टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें हर प्रश्न को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि आप एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो पाएँ। दिया गया है, यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है पहली वीडियो की, पहली पार्ट की, तो आप जाकर जरूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। पहला है इसका उद्देश्य का, दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य और चौथा है मूल अधिकार। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ए है केवल 1, 2 और 4, बी है 2, 3 और 4, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी वाले। तो दोस्तों इसका जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसका वर्णन उद्देशिका में बिल्कुल किया गया है। यदि अपन देखें तो इसमें उद्देशिका में बिल्कुल किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है। और अपन देखें तो जो मूल कर्तव्य है इसमें किसी भी तरह का पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं आया है और जबकि मूल अधिकार में भी आया है। तो इस प्रकार पंथ निरपेक्ष इसका आंसर नंबर क्या हो गया, ए हो गया, यानी 1, 2 और 4। अब अपन देखते हैं कि ये जो आंसर है यानी मूल कर्तव्य क्यों नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है उसमें किसी भी तरह से पंथ निरपेक्ष शब्द का कोई शब्द नहीं आया है। ना करे यानी सभी धर्मों का सम्मान करे, वो कहलाता है पंथ निरपेक्ष। तो अपन उद्देशिका में देखते हैं कहाँ पर ये शब्द आया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लाया गया था। ये शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और यदि अपन देखें कि मूल अधिकार में ये शब्द कहाँ आया है, मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार में यदि अपन देखें तो उसमें जो है अनुच्छेद 25 में इसकी व्याख्या की गई है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये अनुच्छेद 25 कहता है मूल अधिकार का। और यदि अपन देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इसमें कहाँ पर आया है ये शब्द, तो अपन इसमें देखें तो इसमें अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य जो है भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों इस तरह अपन को इसका आंसर केवल 1, 2 और 4 हुआ, मूल कर्तव्य नहीं है। वह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी यानी एजी यानी कि होता है अटॉर्नी जनरल का पद भारत के संविधान में द्वारा सृजित किया गया है, पहला है। दूसरा कहा गया है कि महान्यायवादी एजी के निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है। तीसरा कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसमें से अपन को सही आंसर इसका बताना है। तो इसमें यदि अपन देखें तो जो महान्यायवादी है उनका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है, यानी संविधान द्वारा सृजित किया गया है पहले ही। और यदि अपन देखें कि महान्यायवादी के निजी विधिक जो हैं उनका अभ्यास पर निषिद्ध किया गया है, तो अभ्यास पर इनका निषिद्ध नहीं किया गया, यानी कि ये जो निषिद्ध है ये नहीं किया गया, यानी कि ये आंसर अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और अब अपन देखते हैं कि आंसर नंबर 3 जो है, यानी जो 3 नंबर का है वो क्या कहता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य धारण करता है। तो यानी ये वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3, केवल 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि जो महान्यायवादी है उनके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यास जो विधिक अभ्यास है उसके लिए निषिद्ध नहीं किया गया है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि जो महान्यायवादी है इनका जो संविधान में किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद अपन देखें तो 76 यानी 76 में अनुच्छेद में जो है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, उनके पद का उल्लेख किया गया है। और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी यानी एजी महान्यायवादी का जो भारत के महाअधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद भी होते हैं, परंतु संविधान जो होता है केवल एजी के पद का ही उल्लेख करता है। दोस्तों देखिए इससे एक और क्वेश्चन बन गया, यदि क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति जो यानी जो महाधिवक्ता होते हैं
उनके अतिरिक्त महाधिवक्ता वश के पद से वर्णन किया गया है, ना कि उनके जो अतिरिक्त पद हैं उनका वर्णन बिल्कुल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार त्याग पत्र दे देती है तब महान्यायवादी भी अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि वह सरकार की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है कि केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती हैं। तीसरा कहा गया है कि यह महिलाओं के एक बृहत निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को वित्त पोषित कर सकता है। तो यदि अपन इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यह जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय, पहली बात तो ये गैर संवैधानिक ना होकर एक संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय ना होकर एक संवैधानिक निकाय, यानी कि ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें कहा गया केवल शब्द आया, केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती है, तो ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होंगी वो केवल महिला। हालांकि शुरू यानी प्रारंभ में से लेकर अभी तक यानी जो इसकी प्रथम अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी, और अभी तक जितने अध्यक्ष बने हुए हैं यानी अभी हाल की वर्तमान की जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। तो हालांकि प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो महिला ही रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कहा नहीं गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो केवल महिला ही रहेंगी, इसमें पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा और गैर संवैधानिक न होकर संवैधानिक निकाय है। और तीसरा अपन यदि देखें तो इसमें यह महिलाओं के एक बृहत निकायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों की वित्त पोषित कर सकता है। ये बिल्कुल सही कहा गया है। अब अपन देखते हैं कि इसमें NCW यानी कि NCW के बारे में कहा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कहा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अपन देखें तो इसकी यानी गठन कब किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में किया गया था। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। दूसरा होता है, हालांकि 92 में किया गया था लेकिन अधिनियम जो था वो 90 था, तो इसको अपन याद कैसे करेंगे ट्रिक की सहायता से। देखिए 92 में यानी जनवरी 1992 में यानी इसका जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन जो अधिनियम था वो 90 था। कैसे? चूंकि जो महिला होती हैं वो यानी सुबह से उठ के 2 बजे तक यानी सुबह यानी 6 बजे अपन यदि 6 को लिखें, यदि अपन देखिए दोस्तों यदि अपन 6 को लिखते हैं ऐसे, ठीक, और यदि इसमें से यदि अपन ऊपर का जो 6 है उसको बस हटा देते हैं तो 0 आ जाता। 0 से 2 बजे तक जो महिला होती हैं यानी कि 0 के मतलब है 1990 और 1992, तो 9 तो यहाँ तक तो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ लास्ट का शब्द है यानी 92 जो 90 है यानी 0 यानी सुबह से उठती है महिला और 2 बजे तक काम में लगी रहती हैं। अधिकतर महिलाओं को देखो वो सुबह से उठती हैं और 2 बजे तक बिल्कुल लगी रहती हैं, यानी कि 0 से उठती हैं और 2 बजे तक लगी रहती हैं दोस्तों, ठीक है। यानी 0 से उठें और 2 बजे तक लगें, उसके बाद वो खाना पीना खाती हैं, उसके बाद और कोई काम करती हैं। यानी कि 1990 में इसका गठन किया गया और जो स्थापना है इसकी वो की गई 1992 यानी जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई। तो अब राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे ही आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि महिला सुबह से उठती हैं यानी 90 में उठती हैं और 2 बजे तक यानी कि 92 में स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल आंसर नंबर 3 यानी केवल 3 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर हो जाएगा इसका B। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 54 कि मूल अधिकारों से संबद्ध विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसका पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दूसरा है विद्युत बोर्ड, तीसरा है जिला योजना बोर्ड। इसमें भी अपन को सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3।
तो इसमें यदि अपन देखें तो इसके सही आंसर होगा कि जो राज्य की परिभाषा में है, राज्य की परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आया है। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी जो जिला सहकारी बैंक होते हैं वो राज्य तो दिखता है पूरा, और फिर विद्युत तो सबसे बड़ी इनकम है सरकार की, राज्य सरकार की, और फिर जिला योजना बोर्ड, जिला योजना बोर्ड के अंदर भी आ जाते हैं, जैसे नगर पालिका आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, जिला बोर्ड आ गया, न्याय सुधार न्यास आ गए, यानी इस तरह के आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि ये सभी 1, 2 और 3। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी M.N. रॉय। इसका यदि अपन सही आंसर देखें तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय, यानी कि इनका पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि इनका सही आंसर तो हो जाएगा अपना मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इनने अब जो ये प्रस्ताव उन्हें रखा था, यानी कब प्रस्तुत किया था उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार, तो उन्होंने किया था 1934 में इन्होंने अपना विचार रखा था। अब इनको अपन कैसे याद करेंगे? मानवेंद्र यानी जो मानव में जो इंद्र हैं वो कहलाते हैं मानवेंद्र। तो देखिए जो मानव में इंद्र रहेंगे वही तो सबसे पहले विचार रखेंगे अपने, क्योंकि वो तो पूरे मानव के इंद्र है। तो जो मानव का इंद्र यानी राजा ही तो प्रजा की पूरी जो दुविधा होती है, उनकी जो परेशानी होती है वही तो समझते, राजा ही तो समझते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा M.N. रॉय, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र मतलब कि जो मानव में इंद्र है, तो वही सबसे पहले अपना विचार रखेंगे जनता के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पद साइटोकाइन स्टार्म संबंधित है, किससे संबंधित है ये? ए प्रतिरक्षक कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से, बी हीमोफिलिक रोगियों में अत्यधिक रक्त स्त्राव से, सी ग्लूकोज के अत्यधिक उत्पादन के कारण रक्त शर्करा में वृद्धि से, सी डी है ऑक्सीजन स्तर में कमी के कारण हाइपोक्सिक स्थिति उत्पन्न होने से। तो इसका यदि अपन सही आंसर देखें, साइटोकाइन स्टार्म का जो वर्णन है वो किया गया है प्रतिरक्षक कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से। ये शब्द जो आया है ये हाल ही में जो कोविड-19 है उससे साइटोकाइन स्टार्म आया था शब्द, जो प्रतिरक्षक कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से है। अब अपन देखते हैं साइटोकाइन जो स्टार्म होता है इससे होता क्या है? इससे जो होता है फेफड़ों में सूजन आ जाती है और श्वसन क्रिया जो होती है उसमें कठिनाई होती है। ऐसे यदि फेफड़ों में सूजन आ रही है और श्वसन क्रिया में यदि कठिनाई हो रही है तो इससे आदमी की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत सुर्खियों में रहा है साइटोकाइन स्टार्म। ये था इसका, यानी सही आंसर हो गया था अपना प्रतिरक्षक कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है इसी से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, और दूसरा है अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के समस्त संवैधानिक संशोधन को उन्मुक्ति प्रदान करता है। तो इसका यदि अपन इसमें अपन को बताना कौन सा से सही है यह है। ए नंबर है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ आंसर नंबर ए, यानी कि इसी से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला है एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्ति को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है। दूसरा नंबर है भारत में संघ और राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार प्राप्त है। तीसरा है स्थानीय सरकार निकायों को शक्तियों के स्थानांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमजोर किया है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि कौन सा से सही है यह है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी
1, 2 और 3। तो इसका अपन सही आंसर देखें तो इसमें जो है पहला नंबर है कि इसमें एक संघ एक है, एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि इसमें दूसरा कह रहा भारत में संघ और राज्य, देखिए इसमें राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार बनाने का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है, यानी अनन्य अधिकार यानी राज्य सरकार नहीं बना सकती है। संघ यदि होता, केवल संघ होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, चूंकि इसमें राज्य सरकार आ गया है इसलिए ये सही नहीं है। अब अपन देखते हैं तीसरा जो है वो क्या है, सही है या गलत है। स्थानीय सरकार निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमजोर किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए स्थानीय जो सरकारी निकायों मतलब कि कहने का है जो नगर पंचायत और नगर पालिका जो हैं, ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो हैं, ये इनमें जो अपन ने हस्तांतरण की सकती, तो क्या इससे हमारा जो संघवाद है वो क्या वो कमजोर हो गया? ये गलत है एकदम, उससे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है, ताकि अपन को कोई भी यदि योजना अपन को लागू करनी है तो वो अपन उस ग्राम पंचायत या उस नगर पंचायत के थ्रू अपन बहुत जल्दी उसको अपन जो योजना है उसको लागू कर सकते हैं, इसलिए ये एकदम गलत है। और दूसरा भी गलत है, यानी पहला बात सही है, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो गया केवल 1, सी नंबर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय संविधान द्वारा प्रत्ययभूत मूल अधिकारों की विशेषता या विशेषताएं है या हैं? ये असीमित और अलंघनीय हैं। दूसरा है ये केवल राज्य को अनियंत्रित इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। तीसरा है ये केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसमें भी अपन को सही उत्तर बताना है। ए केवल 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका अपन देखें तो ये असीमित पहला दिया है कि ये असीमित और अलंघनीय, तो ये असीमित नहीं है और ना ही अलंघनीय है, क्योंकि जो संसद है, भारत की जो संसद है, उनके पास अधिकार है कि इसको ये यानी जो मुक्त भी कर सकते हैं, यानी कि जो मूल अधिकार है उनको समाप्त भी कर सकते हैं, यानी कि अलंघनीय तो है नहीं, और ना असीमित है, यानी वो बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं और इसको समाप्त भी कर सकते हैं, यानी संसद। तो पहला गलत हो जाएगा। अब अपन देखते हैं दूसरा, ये केवल राज्य को अनियंत्रित इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है, तो ये एकदम गलत है, केवल राज्यों को नहीं है, सभी के पास है, यानी भारत में है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आया इसमें मूल अधिकारों की विशेषता थी, तो ये केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये एकदम अपना सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, यानी कि केवल तीसरा। तो अपन आप देखते हैं कि जो मूल अधिकार, अब देखिए इसमें शब्द आया है मूल अधिकार, मूल अधिकारों को भी थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर कि किस भाग में किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो जो भारत के संविधान है, संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है उसको उसकी व्याख्या की गई, और मूल अधिकार जो है भाग 3 जो है उसको एक अलग नाम से भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाग 3 को सिर्फ और सिर्फ भाग 3 को यानी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। एक ये क्वेश्चन बन जाएगा, कभी कभार आ भी सकता है ये। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपन देखते हैं इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय बस कहा गया है, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, क्योंकि ये इसलिए कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में और उच्चतम न्यायालय को 226 अनुच्छेद के तहत इनको रिट जारी करने का अधिकार प्रदान है। हालांकि वो दूसरे यानी जो इनसे नीचे वाले जो न्यायालय हैं उनको ये अधिकार दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान यानी ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए केवल अनुच्छेद 22 और 26 के तहत अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया यानी INX भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। दूसरा है यह नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की सहायक कंपनी है। तो इसमें भी अपन को कौन से से सही है या है अपन को बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसमें अपन को देखना है कि क्या ये भारत की एक्सचेंज कंपनी है। तो ये बिल्कुल यानी इंडिया जो इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड जो है भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज कंपनी है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सहायक कंपनी नहीं है। इसकी जगह जो बॉम्बे कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इसकी सहायक कंपनी है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि इसका होगा केवल और केवल एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, केवल एक, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या है। मंगल मिशन ऊपर दिया है, नीचे दिया और बगल में दिया है देश। पहला है जो है जापान का है, दूसरा दिया है इनसाइट अमेरिका का है, तीसरा दिया है मार्स एक्सप्रेस जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। तो अपन को इसमें से सही उत्तर बताना है। ए केवल दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। तो अपन यदि इसमें से देखें तो जो तियानवेन फर्स्ट ग्रह जो है वो उतारा था चीन ने, तो पहला तो गलत हो जाएगा। अब इनसाइट है, इनसाइट अमेरिका का है, ये बिल्कुल सही है। और मार्स एक्सप्रेस जो है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए इन दोनों को याद करने की ट्रिक देखते हैं अपन। इसका सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सही आंसर क्या है इसका। दो और तीन, जो दो और तीन मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर, केवल दो और तीन। अब देखते हैं अपन जो इनसाइट है, इनसाइट अमेरिका कैसे है, इसको ट्रिक से अपन देखेंगे तो ताकि अपन को थोड़ी देर तक यानी ज़्यादा दिन तक इसको याद अपन रख सकें। देखिए अमेरिका जो होता है हमेशा थोड़ा साइड में ही रहता है, ना कि वो बीच में आके युद्ध करता है, थोड़ा सा साइड में रहता है और थोड़ा सा साइड में ही बना रहता है वो। तो इन साइड यानी कि वो थोड़ा सा साइड में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया थोड़ा सा साइड में हो गया अमेरिका का। तो अमेरिका का क्या हो गया, इस मंगल मिशन जो है इनसाइट हो गया। और मार्स एक्सप्रेस जो है वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त एक दंडित अपराध के यानी को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। पहला है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने के पूर्व किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकती है। तो इसका अपन को सही आंसर बताना है। तो इसका ए नंबर में है, ए है केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। तो इसका अपन को सही आंसर देखना है। तो इसमें देखें अपन तो जो अपराध वाला है, अपराध से संबंधित, तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार जो दूसरा है वो भी बिल्कुल सही है कि उसको अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो है कि यदि विधि नहीं बनी है उसके पहले उसने कोई यानी अपराध किया है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर अपन देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी एक दो और तीन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था या थे। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा हरियाणा, चौथा त्रिपुरा। तो इसमें से अपन देखते हैं तो इसमें सही उत्तर चुनिए कि ए केवल एक, बी केवल एक दो और बी ए केवल एक, बी केवल एक तीन और चार, सी केवल दो तीन और चार, डी केवल एक दो और चार। तो इसका अपन देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश एक समय पे केंद्र शासित प्रदेश था। मणिपुर देखें तो मणिपुर भी था और हरियाणा नहीं था, जबकि त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि केवल एक दो और चार। नंबर 64, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। एक, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना।
दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 3, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना। चौथा, देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। और ये अपन को बताना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपरोक्त में से कौन सा प्रावधान अंतर स्थापित किया गया है। तो इसमें से अपन देखें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में केवल और केवल कही गई है एक, यानी बालकों को स्वतंत्र और गौरवमय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्राप्त करना प्रदान करना। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और चौथा जो है, देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। संशोधन अधिनियम जो 42वां हुआ था 1976 में, उसमें कहा गया है। जबकि जो तीसरा नंबर ये 42वें न करके 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में कहा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। इसमें अपन को बताना है संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ बहुमत, दूसरी तरफ आवश्यकता। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु। दूसरा है पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार हेतु। जो तीसरा नंबर है वो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन का सृजन करने के लिए। तो इसमें अपन को दिया गया है कि उपरोक्त युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए दोस्तों, नहीं है आ गया शब्द, ना कि है। तो इसमें भी बहुत लोग डाउट हो जाते हैं कि इसमें सही है, तो यदि नहीं अपन ध्यान नहीं देते तो आदमी इसमें बहुत लोग है में लगा देते और गलत देख करके आ जाते। तो अपन को नहीं में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब अपन देखें कि इसका जो नहीं है वाला है कौन सा उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो साधारण बहुमत है वो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु है। ये बिल्कुल सही है। अब यदि अपन देखें तो साधारण बहुमत जो होता है, अब साधारण बहुमत क्या कहलाता है। सबसे पहले साधारण बहुमत ऐसा बहुमत कहलाता है जिसमें प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को संदर्भित किया जाता है। और यदि अपन पूर्ण बहुमत का देखें तो पूर्ण बहुमत का मतलब है कि जो सभी राज्य के 50% यानी उनके वोट होना, 50% राज्यों को उससे सहमत होना और 2/3 बहुमत से पारित होना, ये कहला गया पूर्ण। और जो विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत में जितने सदन में उपस्थित है उसके 2/3 बहुमत बस आवश्यकता होती है, वो कहलाता है विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। तो अपन देखें तो इसका जो है साधारण बहुमत जो है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार जो पूर्ण बहुमत है वो उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार हेतु नहीं है, जबकि ये जो होता है विस्तार यदि करना है तो वो साधारण बहुमत से हो जाता है। इसी प्रकार जो विशेष बहुमत में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन हेतु है, जबकि विशेष बहुमत से ना होकर ये भी साधारण बहुमत से हो जाता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आंसर नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 4। तो ये तीनों इसके गलत हैं। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। प्रधानमंत्री नागरिकता सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। तीसरा है इसका पीएम केयर्स फंड में किए गए दान की यानी तीसरा पीएम केयर्स फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के रूप में माना जाएगा। तो इसका अपन को बताना है सही कौन से हैं इससे। ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1 और
3। तो इसमें अपन को सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर डी, यानी 1 और 3। देखिए जो इसका दूसरा है वो दूसरा इसका क्यों गलत है? दूसरा इसलिए क्योंकि इसमें शब्द आया है एक सार्वजनिक प्राधिकरण, जबकि किसी भी तरह से एक जो लिखित है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक लिखित आवेदन में जवाब दिया था, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो आवेदन होता है उसमें उन्होंने जवाब दिया था कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए जो है वो घोषित नहीं किया जाता है, इसलिए ये अपना गलत हो गया। जबकि पहला जो है केयर फंड के पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं ये बिल्कुल सही है, और तीसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका अपना सही आंसर हो गया था अपना आंसर नंबर डी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। फिर दूसरा है संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है। तीसरा है करों के शुद्ध आगामों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण होता है। इसका अपन को सही आंसर बताना है कि उपरोक्त में से अपन को सही आंसर बताना है कि सही क्या है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन इसका देखें कि जो वित्त वाला है, वित्त आयोग जो है उसमें अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि जो आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है, ये बिल्कुल नहीं कहा गया है, यानी कि ये वाला अपना गलत हो जाएगा। और करों के शुद्ध आगामों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण होगा, ऐसी कोई बात नहीं कही है। जो अंतिम जो प्राधिकरण होगा वो होगा भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, वो इसके अंतिम होते हैं। वित्त आयोग यानी करों के शुद्ध आगामों को निर्धारित करने के लिए जो महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो होते हैं। ठीक, तो यानी इसका सही आंसर अपना हो जाएगा केवल 1, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। इसका सही आंसर हो गया अपना ए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 78 में कहा गया है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स यानी ICOSMOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है। फिर तीसरा कहा है कि इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। तो अपन नीचे देखते हैं, इसमें अपन को सही आंसर इसका बताना है। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। तो इसमें अपन देखें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो पहला दिया है इसमें यह विश्व भर के पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देता है, लेकिन जो वैश्विक समर्पित करने के लिए देने के लिए जो एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन नहीं है ये, क्योंकि ये विश्व भर में सभी के लिए, तो अंतर सरकारी तो किसी कीमत पे नहीं होगा। अपन दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है कि यानी कि ये अपना पहला गलत हो गया। अपन देखते हैं कि दूसरा, यह विश्व धरोहर सम्मेलन में कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है, ये बिल्कुल सही है, और इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। तो इसका अपन देखें तो आंसर नंबर 2 और 3 यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अपन देखते हैं कि जो यूनेस्को के है इसका मुख्यालय पेरिस में है, तो अपन इसको याद कैसे करेंगे। देखिए यूनेस्को, तो यू ऐसा लग रहा आप, क्या आप कभी पेरिस गए हैं? अपन कभी पूछने लगते हैं क्या आप पेरिस गए हैं, क्या आप कभी पेरिस गए हैं? और पेरिस का जो सीन है वो बहुत अच्छा है, देखने लायक है। कहते हैं ना कि पेरिस का सीन बहुत गजब का है, यानी देखने लायक है। तो सीन से हो जाएगा, जो सीन नदी है, तो पेरिस की मुख्य नदी कौन है? सीन नदी है, और यूनेस्को का जो यूनेस्को का है मुख्यालय वो है पेरिस में।
तो अपने इसी से अपने 2 क्वेश्चन बन गए। यदि कभी कभार आ जाए पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो सी नदी के किनारे स्थित है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उद्देश्य का संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा है, उद्देश्य में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है। तीसरा है, बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देश्य का जो है संविधान का एक भाग है। तो अपन को इसमें क्या बताना है, सही उत्तर बताना है अपन को कि इसमें से कौन सा सही है। तो अपन देखें कि जो उद्देश्य का है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव जो है पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है अपना, ये बिल्कुल सही। और दूसरा देखते हैं कि उद्देश्य में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है, तो ये गलत है अपना। उद्देश्य में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक, अब अपन देखते हैं कि यानी कि अपना जो है दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, बेरुवाड़ी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देश्य का संविधान का एक भाग है, जबकि बेरुवाड़ी में उद्देश्य का संविधान का एक भाग नहीं है कहा गया था। और यदि अपन देखें कि संविधान का एक यानी उद्देश्य का जो है संविधान का एक भाग है, ये कहा गया था केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती मामला कब हुआ था, 1973 में हुआ था, क्योंकि केशवानंद जी जो है वो सिर्फ 73 साल के ही थे। तो केशवानंद भारती बनाम यदि आ जाए तो वो 73 में हुआ था। उन्हीं के में कहा गया था कि उद्देश्य का जो है संविधान का एक भाग है। तो इस प्रकार इसका दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा। यदि उसमें 2 के जहाँ 1 होता तो सही हो जाता, और यदि बेरुवाड़ी के जहाँ केशवानंद भारती होता तो ये सही हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी केवल 1 हो जाएगा इसका। अब अपन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसको अपन ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो जवाहरलाल नेहरू है तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी जब अपन कहीं जाते हैं तो एक उद्देश्य लेके जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या हुआ कि उन्होंने उद्देश्य का तो रखा, लेकिन उसमें उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो ही उन्होंने यानी अच्छे से नहीं रखा। उन्होंने जो प्रस्ताव है वो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव वो उन्होंने अच्छे से नहीं रखा। तो इसलिए अपन ने क्या कह दिया, जवाहर यानी उद्देश्य का उन्होंने अच्छा नहीं रखा, इसलिए अपन ने उनको भगा दिया कि जवाहर यहाँ से, आपने उद्देश्य अच्छा नहीं रखा है, आप क्या करोगे आगे कुछ। तो इसलिए उद्देश्य का प्रस्ताव यानी प्रस्ताव जैसे आया वैसे अपन ने क्या कर दिया, जवाहर यानी भगा दिया जवाहरलाल नेहरू, यानी अपन ने उसको बोल दिया कि जवाहर यहाँ से, यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना। दूसरा, यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है यह है, इसमें अपन को सही बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसमें अपन देखें तो भाग जो 3 में समता के अधिकार में जो कहा गया है, समता के अधिकार इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है। और इसमें जो संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति के लिए स्थान के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। संसद और राज्य विधानमंडल में न करके इसमें लोकसभा जो कि अनुच्छेद 324 कहता है, अनुच्छेद 334 कहता है कि जो लोकसभा और राज्यों की विधान सभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी कहा गया है। तो इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल गलत हो जाएगा। यदि इसके जहाँ लोकसभा आता या राज्यों की विधानसभा आता तो ये आंसर सही हो जाता है, इसलिए ये आंसर अपना गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 71 भारत के राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। 1, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा,
निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति संघ के राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है। तीसरा, अब अपन को इसमें बताना है सही आंसर इसका क्या है। तो इसमें ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अपन को इसमें सही आंसर बताना है। तो अपन देखते हैं जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो है यदि लगता है तो राष्ट्रपति जी राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार दूसरा जो है, दूसरा निर्देश देने की, यानी दूसरा कहता है कि निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा जो है, राष्ट्रपति जो है संघ से राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है। यानी इसके तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1, 2 और 3। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व भर के विभिन्न शहरों में यातायात संकुलन के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक सूचकांक प्रकाशित करता है? इंटरनेशनल रोड कांग्रेस, यूनाइटेड नेशंस रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, सी टॉम और डी ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी। तो इसमें अपन को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा कि आंसर नंबर सी, यानी टॉम। अपन अब देखते हैं कि ये जो टॉम है ये करता क्या है। ये चूंकि अपन से पूछा था कि विश्व भर में, ना कि भारत में पूछा था। तो विश्व भर में यदि पूछे तो विश्व भर में टॉम यही अपना जो संकुलन है उसका मापन करता। मतलब कि कहने का है कि जो यात्रा में व्यय होने वाले समय है उसमें जो अतिरिक्त समय लगता है वो कहलाता है संकुलन, संकुलन का मापन। यानी कि अपन इसमें देखें तो जो मुंबई है, इसमें मुंबई का स्थान जो है, इसमें मुंबई को 65% अधिक, मुंबई को 65% है। यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि आप कोई भी यात्रा करते हैं तो आपको जो समय है, मान के चले 1 घंटा लगना है तो 1 घंटा में 45% और उसमें ऐड कर दीजिए, उतना समय आपका लगेगा। इसलिए तो इसका सही आंसर हो गया अपना टॉम। और ये यही करता है कि जो समय है, निर्धारित समय उससे और अधिक लगता है। और यदि अपन देखें तो जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जो है जो समय है ये कैसे लगता है, और जो टॉम होता है ये किसके द्वारा अपना ये जो डाटा है ये कैसे इकट्ठा करता है। तो टॉम क्या करता है, टॉम द्वारा उल्लेखित किया गया है कि ये अति व्यस्त समय, पीक, दुर्घटना, प्रतिकूल मौसम, विनिर्माण कार्य और सभी कारकों से उत्पन्न होने वाले व्यवधान के कारण होता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि नेविगेशन डिवाइस, इन डैश सिस्टम और स्मार्टफोन से ग्रैंड पॉइंट एवरेज यानी जीपीए डेटा का उपयोग करके इसके आंकड़ों की गणना की जाती है। और यदि अपन देखें तो दोनों शहर, यानी एक दिल्ली हो गया अपना, एक दिल्ली और दूसरा मुंबई, यदि इन दोनों में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह और शाम को होता है। एक सुबह दूसरा शाम को होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो वो। और ये जो ट्रैफिक होता है वो 73 से 102% तक ऊपर रहता है। और अपन देखते हैं कि जो ब्रेक द रोड सेफ्टी जो है ये क्या है। ये जो क्या होता है कि जो दुर्घटना होती हैं यानी जो एक्सीडेंट होते हैं उसको एक तरीका से जो योगदान देता है, ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी जो होता है एक तरीके से सहयोग देता है। यानी जो दुर्घटना होती हैं उसमें, सड़क दुर्घटना होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है ब्रेक द रोड शो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दूसरा, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। तीसरा, संविधान के अंतः स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। तो अपन इसमें देखें कि इसमें अपन को बताना सही आंसर, ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 और डी है केवल 2 और 3।
तो अपन देखें कि जो मूल कर्तव्य है वो राज्य मूल कर्तव्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, जबकि ये अपन देखें तो ये रूस से प्रेरित है। इस प्रकार ये जो पहला है ये अपना गलत हो जाएगा। और अपन दूसरा देखें कि इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा भी एक बार संशोधित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कब किया गया है? जो तीसरा है ये किया गया है 2002 में, यानी 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें किया गया था। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए माता पिता और जो उनको पालते हैं उनको शिक्षा देने के लिए जो किया गया। अब अपन इसको याद कैसे करेंगे? जो 86वां संविधान संशोधन 2002। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको अपन कैसे याद करेंगे? देखिए कि जो 86 है, यदि 86 में आप 8 में से 6 यानी 6 में से आप 8 घटाओगे तो 2 आएगा, यानी 1, तो ये हो गया अपना क्लियर। और 8 6 को जोड़ोगे तो 14 यानी 14 वर्ष आ जाएगा, तो अपना ये एकदम क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर 2 और 3, यानी कि आंसर नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अपन अब देखें कि मूल कर्तव्य जो है कब जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य को सन 1973 में इसको रखा गया था, लेकिन इसको जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में रखा गया था। यानी जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें इन्हीं कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें से 8 कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा रखा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा रखा गया था 8 कर्तव्यों को, लेकिन 8 न करके इसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसमें अब अपन एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि मूल कर्तव्य जो है इनको किस समिति के द्वारा लाया गया था? तो इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको अपन याद कैसे करेंगे कि जो काम होते हैं मूल कर्तव्य को अपन देखें, जो मेन काम यानी मूल कर्तव्य मतलब कि मूल कर्तव्य जो होते हैं वो सरदार लोग अपने सबसे पहले उनका काम करना ही होता है, यानी सबसे उनका जो महत्वपूर्ण होता है वो उनका होता है मेन कर्तव्य ही उनका होता है, कर्तव्य पालन ही उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण उनका कर्तव्य यही होता है कि उनको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना। सीधे जो सरदार लोग होते हैं वो अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, बाकी और कहीं ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार से याद आ जाएगा कि सरदार जो होते हैं अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, यानी कि कर्तव्य शब्द आ जाएगा तो सरदार से अपन को याद आ जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन में इसको रखा गया था। और इसका जो है संविधान है भाग, इसके लिए नया भाग जोड़ा गया था 4A जोड़ा गया था, और इसमें एक ही अनुच्छेद रखा गया था 51A मूल कर्तव्य के लिए। और मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए थे, ये अपन बता चुके हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? जो मूल कर्तव्य है, तो यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य नहीं करेगा तो अपन उसको बोल देते हो कि तुम रूठ गए हो, तुम क्यों रूठ रहे हो अपने कर्तव्यों से? तो रूठ यानी रूस और कर्तव्य से क्यों रूठ रहे हो तुम? तो रूठ यानी रूस हो जाएगा, और कर्तव्य से क्यों रूठ रहे हो तो रूस हो जाएगा। ठीक, अब अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ट्रिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस जो वीडियो है इसमें आप बोर ना हो सके बीच में। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें है क्वेश्चन नंबर 74 कि हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कैल्सिनेड पेट कोक के आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में पेट कोक के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन जो है समृद्ध ठोस पदार्थ है। दूसरा है यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल और अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी है। तो अपन को इसमें बताना है सही आंसर क्या है। पहला है ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसमें अपन को सही आंसर बताना है। तो अपन देखें कि जो कोयला है यह कोयले के दहन के पश्चात कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ बिल्कुल नहीं है, यानी पहला गलत हो गया। अब दूसरा जो है कि यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल ना होकर ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो साधारण कोयला जो होता है, पारंपरिक कोयला जो होता है उसकी तुलना में इसमें जो कोयला है वो 10% अधिक CO2 जो है वो 10% अधिक निकलता है।
यानी जो अपने यदि पेट यानी पेट कोक यानी होता है कोयला की एक वो है किस्म है। तो ये जो होता है पेट कोक में CO2 जो होती है 10% एक्स्ट्रा ही निकलती है। तो इसका यानी सही आंसर हो जाएगा अपना ना तो 1 और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कहा गया है कि राज्यों की वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा है समूह में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। तो अपन को इसमें भी सही बताना अपन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूहों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। और अपन यदि दूसरा देखें तो समूहों में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर समाप्त किया गया था, ये भी बिल्कुल सही। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो देखिए इसको अपन कैसे याद करेंगे कि 4 वर्गों में बांटा और फजल अली ही आए। फजल अली की जगह यदि सरदार आ जाते, सरदारपुर सिंह आ जाते, तो अपन कैसे पता चलता। तो अपन इसको भी थोड़ा सा एक ट्रिकी से याद कर लेते हैं। देखिए इसमें 4 समूह, देखिए 4 समूह यानी चारों दिशा में जाएंगे वो, तो 4 समूह यानी 4 दिशाएं, 1 2 3 4 यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा। तो हुआ क्या कि जो फजल को अपन लिख सकते जल, यानी जलना, कोई व्यक्ति जल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक भाग है, उसका जो एक बेटा है वो चारों दिशा में घूम रहा है। एक बेटा का मतलब है कि भारत जो है वो चारों दिशा में विभाजित है, इसलिए वो जल रहा है कि भारत 4 दिशा में क्यों, एक दिशा में हमारा बेटा जाना चाहिए, यानी हमारा देश जो है एक दिशा में जाना चाहिए, इसलिए फजल यानी जल रहा था फजल। इसलिए अपन ने चारों समूह को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि भैया चलो हटाओ, अब जलने वाली कोई समस्या नहीं है, सभी को अपन इकट्ठा किए दे रहे एक ही में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना फजल से आ जाएगा। 4 समूह जो है 4 समूह में पहले बांटा गया था, और इसमें जो है समाप्त भी फजल अली के द्वारा जो समिति आई थी उसके आयोग की अनुशंसा के आधार पर इसको समाप्त किया गया था। इसलिए अब इसका सही आंसर हो जाएगा अपने 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संविधिक निकाय है। दूसरा, प्रधानमंत्री केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा, प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने या उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। तो अब अपन इसका देखते हैं उपरोक्त में से सही कौन सा है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 2 और 3। तो अपन देखें कि इसमें से जो मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, एक संविधिक जो है निकाय है, ये बिल्कुल सही है। और जो इसके चिड़ियाघर के जो प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री होते हैं? ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री ना होकर जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसलिए ये अपना गलत हो जाएगा। और तीसरा है, प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्राप्त करने या उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कि 1 और 3, यानी कि आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। तो अब अपन देखते हैं कि वन्य जो जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया। वन्य जीव संरक्षण अपना आया था 1972 में। ये अपन कैसे याद करेंगे, जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव उनका जो संरक्षण होता है वो 7 से 2 बार होता है, 7 से 2 बार होता है, बस उससे अधिक नहीं होता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन मामलों पर विचार किया जा सकता है। पहला, हाथ से मेला ढोने यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग वालों से संबंधित मामले। दूसरा, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की समस्याओं से संबंधित मामले। तीसरा है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। इसमें अपन को सही आंसर बताना है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1 2 और 3,
और डी केवल 3। तो इसमें अपन देखें कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसमें ये बिल्कुल सही है कि हाथ से मेला ढोने वालों से संबंधित मामले हैं, ये बिल्कुल सही है। और विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों की समस्याओं से संबंधित भी मामले, ये भी बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1, 2 और 3। अब अपन बात थोड़ा सा करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसमें अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये क्या है। इसके जो संरक्षण है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है वो किया गई थी 1993 अधिनियम के तहत, 1993। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, जो मानव है, मानव को जो संरक्षण प्राप्त होता है, यानी मानव अधिकार आयोग जो है, तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार होते हैं उनको जब वो 93 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको संरक्षण प्राप्त होता है। इसके ना पहले और ना बाद में कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता। किसको? मानव को। तो मानव से हो जाएगा अपना ये 93 में उसको संरक्षण प्राप्त होता है। अपन इसमें देखें कि मानव अधिकार में और क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है बंधुआ मजदूरों का उन्मूलन, भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल श्रम का उन्मूलन और महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकना और दिव्यांगों के अधिकारों को रोकना तथा HIV और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार को रोकना। इस प्रकार के अधिकार इसमें कहे गए हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तीसरा, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन। इसका अपन को सही आंसर बताना है, सही उत्तर बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अपन इसमें देखें कि अनुच्छेद जो 368 है, 368 क्या कहता है? 368 जो है वो यही कहता है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसे प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी विशेष बहुमत से इसको पारित होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सही है। नए राज्यों का गठन जो है विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से हो जाता है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 1 और 3, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? ए मूल कर्तव्य, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी 11वीं अनुसूची। तो अपन इसमें देखिए कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, देखिए इसमें 6 से 14 वर्ष नहीं आया है। इसमें कई बार डाउट हो जाता है कि 6 से 14 वर्ष आया है, तो अपन पूरा ना देख के अपन आधा ही देखते हैं, मूल कर्तव्य इसमें लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए जो राज्य में जैसे आंगनबाड़ी होती है, यानी छोटी जो आंगनबाड़ी कहलाती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे यानी शिशु से लेकर यानी जो थोड़ा बहुत चलने लगते हैं वो 6 वर्ष की आयु तक आंगनबाड़ी में ही रहते हैं और वहीं उनको खाने पीने को भी मिलता है, बढ़िया उनको खेल खिलौना मिलते हैं, पढ़ाई भी होती है उनकी, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर कहा गया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 78 में है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्य में वर्णित किए गए हैं? मूल कर्तव्य देखते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। दूसरा है राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की सुरक्षा करना। तीसरा है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और चौथा है समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो अपन इसमें देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। अपन को इसमें भी सही आंसर ही बताना है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें अपन देखें कि
जो मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है, दूसरे में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की सुरक्षा। घोषित स्मारक कहीं भी नहीं है, बल्कि इसमें ये कहा गया है जो स्मारक है उनकी सुरक्षा करना है, न कि सिर्फ घोषित स्मारक बस की, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, ये बिल्कुल सही है। और जो चौथा है, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि आंसर नंबर सी सही आंसर कहला गया। अब अपन देखिए, यदि आपको मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो स्रोत जहाँ से जोड़े गए हैं, आयरलैंड, अमेरिका, रूस, जो यहाँ से जोड़े गए हैं, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये सब कहाँ से कौन से जुड़े गए हैं। यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो इसके लिए भी हम ट्रिक जरूर बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। A. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, B. समानता का अधिकार, C. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और D. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें अपन को सही उत्तर बताना है कि इसका किस में वर्णित किया गया है। तो इसमें अपन यदि देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 32 जो होता है उच्चतम न्यायालय को ये रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार जो 226 होता है वो भी उच्च न्यायालय को जो रिट होता है जारी करने का निर्देश देता है। यानी संविधान उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसी को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। ए. भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है। दूसरा है यह वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। तीसरा है पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा है। तो इसमें अपन को सही आंसर बताना है इसका कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। केवल ए है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2। तो अब अपन इसका देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो नागरिकों के रूप में है तो पहला है इसमें कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब अपन देखते हैं कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है, ये तो ठीक है, लेकिन वह 2 वर्ष से भारत में साधारणतः रह रहा है। 2 वर्ष ना होकर यदि यहाँ पे 7 वर्ष होता तो ये एकदम बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन इसमें 2 वर्ष है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा है कि पूर्ण आयु तथा क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में तो भारत का नागरिक था और 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 1 और 3। तो अब अपन चलते हैं, अब अपन देखते हैं कि भारतीय नागरिक जो है इसका किस संविधान में यानी कब इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें इसका जो है किस अधिनियम के तहत, तो इसका 1955। इसको अपन पहली वीडियो में भी देखे थे ट्रिक से कि जो नागरिक होता है बचपन से 55 में जब आता है तभी उसको नागरिक का असली मतलब पता चलता है कि नागरिक क्या होता है। जब व्यक्ति बचपन से 55 यानी इसमें कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति बचपन से 55 में आता है तब उसको पता चलता है, यानी 1955 नागरिकता का अर्थ पता चलता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्याभूत अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों देखिए अब इसमें आ गया कौन सा सही नहीं है। ये देखते हैं, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने का अधिकार शामिल है। ठीक। बी है यह लोक व्यवस्था, सदाचार और व्यवस्था की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है। ठीक। अब सी है इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। डी है यह धार्मिक मामलों में सहकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसमें अपन को बताना सही नहीं है।
तो अपन देखें कि इसमें सही जो इसका सही नहीं है वो है केवल और केवल आंसर नंबर डी, ये सही नहीं, क्योंकि पूर्ण अधिकार किसी भी धार्मिक मामलों में नहीं है। यदि अपन देखें जो पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार कुछ सामाजिक बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, इसलिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं है। और उदाहरण के लिए अपन देखें तो यदि पीछे अपन देखें तो उसमें सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, जो कि एक धर्म था, सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई। फिर दूसरे में बहु विवाह जो था यानी बाल विवाह जो था। फिर तीसरा उन्होंने मानव की बलि जो होती थी उस पर भी रोक लगाई, यानी कि जो धार्मिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप है वो पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यदि सरकार को लगा कि ये यानी धर्म के विरुद्ध जा रहा है तो वो उसमें नियम बना सकते हैं और उसको एक अपराध मान सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के अध्यक्ष थे? एक, संघ शक्ति समिति, दूसरा राज्यों के लिए समिति, संघीय संविधान समिति, और चौथा है प्रक्रिया नियम समिति। तो इसमें अपन को सही उत्तर बताना है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। तो अपन देखिए कि जो नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, वो किस किस सभा के यानी समिति के अध्यक्ष थे। तो अपन इसमें देखें कि जो जवाहरलाल नेहरू थे तो वो पहला जो है संघ शक्ति समिति थी, बिल्कुल सही है। राज्यों के लिए समिति भी बिल्कुल सही है। संघ है तो संघीय बिल्कुल सही बात है, संघीय संविधान समिति। लेकिन प्रक्रिया नियम समिति इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब देखते हैं अपन जो प्रक्रिया, अब देखिए ये तो अपन को सब पता चल गया कि किस किस समिति कौन कौन अध्यक्ष है, लेकिन अपन को प्रक्रिया समिति जो है इस प्रक्रिया नियम के समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अपन देखें तो इसके जो प्रक्रिया नियम की समिति के जो अध्यक्ष हैं, प्रक्रिया नियम की समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको अपन कैसे याद करेंगे? देखिए जब कोई प्रक्रिया यानी कि अपन को प्रक्रिया यानी नियम बनाना है तो जो राजाओं में इंद्र होंगे, यदि अपन को कोई नियम बनानी है यानी प्रक्रिया अपन को कोई चलानी है तो जो राजाओं में इंद्र यानी राजेंद्र, जो राजाओं में इंद्र होंगे वही तो कोई नियम बनाएंगे ना, वही इसको फॉलो करेंगे, यानी वही उनको बोलेंगे कि नहीं इसको फॉलो करो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो प्रक्रिया नियम समिति प्रक्रिया कौन बनाएंगे? जो राजाओं में इंद्र यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग 85 में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 2005 में स्थापित किया गया। बी, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जा सकता है। डी, CVC को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो अपन इसका सही आंसर देखें तो इसमें देखिए इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 2005 में संशोधित नहीं किया गया था, जबकि इसको 2003 में संशोधित किया गया था, इसलिए ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी जो है इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त जो शामिल होंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जाएगा, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है। और ना ही CVC को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया है। और इसमें जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है और अधिकतम होते हैं इनकी 65 वर्ष, यानी दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 4 वर्ष यानी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें या फिर एक पूरा कर लें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं रह जाते हैं। किसी भी नियुक्ति पर यदि जो CVC के आयोग के अध्यक्ष जो रहेंगे या उपाध्यक्ष यानी सदस्य जो रहेंगे वो किसी भी जो पद है सरकारी उसमें नियुक्ति के लायक नहीं रहते, यानी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहते। अपन देखते हैं कि इसमें जो है राष्ट्रपति
पदच्युत यानी राष्ट्रपति के पदच्युत पर कार्य करते हैं। और अपन देखें कि अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मंत्री स्तरीय समिति है। भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है। इसमें से अपन को सही आंसर बताना है, तो सही आंसर बताना है ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो अपन इसमें देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो मंत्री स्तरीय परिषद है। बिल्कुल सही बात है कि 2+2 जो बात होती है वही, और भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत वर्तमान में IMF का सदस्य है। अब अपन तो इसका यानी सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, यानी आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी आंसर नंबर बी। तो इसका सही आंसर नंबर बी हो जाएगा, सॉरी आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी केवल 1। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं? तो इसमें पहला दिया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, दूसरा दिया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा दिया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। तो इसमें अपन को सही उत्तर बताना है केवल 1 और 2, ए में दिया है, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अपन को इसमें बताना है सही आंसर इसका क्या है। तो देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि सभी नागरिकों को है, इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, और धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध है, ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 और 3, केवल 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। और प्रारंभिक शिक्षा का इसमें नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए है ये। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। ऐसे अधिकार, दूसरा है ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए। तीसरा है ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अपन को बताना है, और इसका सही उत्तर अपन को चुनना है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अपन को इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो अब अपन देखें कि जो नीति है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है, पहला तो है कि ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाया जाना चाहिए, यानी अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके द्वारा धारित विभागों के बारे में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें मंत्रिमंडल, इसमें धारित विभाग। पहला जवाहरलाल नेहरू द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा, वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। इसमें देखते हैं केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इसके में अपन सही उत्तर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जो है वैज्ञानिक मंत्री थे, बिल्कुल सही है। मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो अब देखिए अपन इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू यानी एक व्यक्ति है, उसने जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो उसने अच्छा नहीं किया, तो अपन उसको क्या कर देंगे, बोल देंगे कि जवाहर तू अच्छा अनुसंधान ही नहीं कर रहा भाई जवाहर,
यानी अनुसंधान अच्छा नहीं कर रहा है उसको, इसलिए उसको अपन क्या बोल दिए कि जवाहर। अब इसी प्रकार शिक्षा देखते हैं, जो शिक्षा, तो शिक्षापन को कैसे पता चलती है कि ये व्यक्ति जो शिक्षित है यानी इनके पास शिक्षा है, जब वो अपने जेब में कलम खोसे रहते हैं, यानी कलाम को अपन याद कर सकते हैं कि कलम, तो जब जिस व्यक्ति के जेब में कलम रहेगी वो व्यक्ति यानी शिक्षित कहलाता है, यानी उसके पास शिक्षा है। और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्री। तो जो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण, जो सरदार लोग होते हैं तो वो बहुत बलशाली, यानी वल्लभ भाई पटेल बहुत बलशाली होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनके पास सूचना आती है वो अपने घर से ही बैठे बैठे सूचना का प्रसारण करते रहते हैं, क्योंकि वो सरदार है भाई, बहुत बल है उनके पास, तो वो अपने वहीं से सूचना का प्रसारण करते रहते हैं, घर ही से बैठ के व्हाट्सअप से, ट्विटर से, जहाँ से भी उनको करना वहाँ से वो करते रहते हैं, क्योंकि वो सरदार है और बलशाली भी है। ठीक, तो इस प्रकार इसके तीनों के उत्तर भी आपको पता चल गए और मेरे हिसाब से शायद आपको ये याद भी हो गए होंगे। इसी प्रकार यदि आपको इस प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों की यदि आपको सूची चाहिए है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो इसके लिए भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, यह दोषी अधिकार के विरुद्ध रचनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो इसका अपन को सही आंसर बताना है। A केवल 2, B केवल 1 और 2, C 1, 2 और 3, D केवल 3। तो अपन इसमें देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो अपन देखें कि जो CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है, तो ये बिल्कुल सही है। डी जो है, जो तीसरा है, यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर A। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया। दूसरा है, यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना बहुत ही आवश्यक है। तो अपन देखिए कि जो लैंगिक अपराध के लिए बालकों का जो संरक्षण है यानी पॉक्सो अधिनियम है वो 2012 में ना होकर ये 2005 में इसका अधिनियम में कहा गया है पॉक्सो के बारे में, इसलिए पहला अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अपन दूसरा देखते तो ये बिल्कुल सही है कि 2 महिलाओं का कम से कम होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी आंसर नंबर B हो जाएगा। अब देखते अपन कि जो बाल संरक्षण अधिनियम यानी 2005 है, इसमें 2005, तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जो बालक होते हैं, जो बाल होते हैं वो 0 से 5 तक, यानी कि 0 से 5 तक ही संरक्षण उनको प्राप्त होता है और यह एक संवैधानिक निकाय भी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको बोलते हैं, एक योजना के बारे में एवं क्वेश्चन नंबर 91 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा एवं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिनों की रोजगार मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। दूसरा, परियोजना के अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं, जबकि सभी परियोजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी हैं। और तीसरा है, इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत हेतु पंजीकरण कराया है। तो इसका अपन को सही उत्तर बताना है। A जो है 1, 2 और 3, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D केवल 1। तो अपन इसमें देखें कि जो प्रत्येक मजदूर यानी प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मजदूरी 150 दिन ना होके ये की गई है 100 दिन, इसलिए पहला तो गलत ही हो जाएगा। और अपन देखें पहला गलत हो गया। अपन दूसरा देखते हैं कि परियोजना के अभिरक्षण में अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही होगा। और इस योजना के लिए
1 तिहाई महिलाओं का भी होना जरूरी है, लेकिन जिन्होंने इस हेतु पंजीकरण कराया है, इसलिए इसका 2 और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। पहला, उपासना की स्वतंत्रता, दूसरा, राष्ट्र की गरिमा, तीसरा, प्रतिष्ठा की समता, चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत के संविधान की उद्देशिका में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य जो हैं उल्लिखित हैं? ए है केवल 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो राष्ट्र की उपासना की स्वतंत्रता है ये बिल्कुल सही है, और राष्ट्र की गरिमा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्र की गरिमा न होके राष्ट्र की एकता का जो शब्द है ये आया हुआ है, इसलिए ये दूसरा गलत हो जाएगा। और राष्ट्र की और प्रतिष्ठा की समता जो है ये भी बिल्कुल सही है, और राजनीतिक स्वतंत्रता न होके राजनीतिक न्याय है, इसलिए इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 1 और 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 94, संविधान संशोधन और परिणाम। पहला है 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। दूसरा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ, बालक को शिक्षित करना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। तीसरा है 52वां संविधान जो हुआ संशोधन, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध किया गया। इसमें से अपन को सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ए है केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। तो अपन देखिए इसमें कि 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था बालकों को शिक्षित करना माता पिता का जो मूल कर्तव्य था, बिल्कुल सही, 2002 को जो हुआ था 2002। और 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध किया गया है, ये भी बिल्कुल सही, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, इसको अपन ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? देखिए 61 और 18, तो अपन देख सकते हैं, अरे हटाओ यार फालतू ट्रिक होता। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। दूसरा है, मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसमें से अपन को सही बताना है, उपरोक्त में से सही कौन सा है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन को इसमें देखना है कि जो संसद में मूल अधिकारों को संशोधित किया जाएगा, यानी केवल संविधान संशोधन से के माध्यम से ही मूल अधिकारों में संशोधित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है कि आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन विशेष बहुमत जो है न हो के 2 तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है अपन को इसमें, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रोग माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है या सकते हैं? पहला जीका, दूसरा एबोला, तीसरा ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी HIV, और चौथा है रूबेला। निम्नलिखित में से अपन को सही उत्तर बताना है। ए केवल 1, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें देखें तो जो माता के भ्रूण से होते हैं तो वो जीका भी है, एबोला भी है, और ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी है, HIV और रूबेला भी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर। ये खबर में इसलिए आया क्योंकि जो कोविड-19 था उसमें जो यानी प्रसव होते थे या माँ अपने बच्चों को जो स्तनपान कराती थी, उसके कारण ये देखा गया कि कहीं उनको यानी कोरोना तो नहीं हो रहा, कोविड-19 से संक्रमित तो नहीं पाया गया, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 97, लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
लोकपाल को किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति होगी। और बी है, लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया। और डी नंबर है, लोकपाल द्वारा अनाम शिकायतों का पर भी विचार किया जाता है। तो ये अपन देखें तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया, ये बिल्कुल सही उत्तर है, बल्कि जबकि तीनों आंसर गलत है। अब अपन चलते हैं नंबर 98। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य स्पष्ट रूप से किसमें है? केवल उद्देशिका में, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ना तो उद्देशिका में और ना ही राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। तो अपन को इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि इसमें दोनों में बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्यों को इन दोनों में वर्णित किया गया है। अब 99 निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? यह है, पहला है संसद की संप्रभुता, दूसरा है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी, तीसरा है संसद का आवधिक विघटन। तो कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें अपन देखें कि संसद की संप्रभुता बिल्कुल नहीं है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी ये बिल्कुल सही है, और संसद का आवधिक विघटन ये भी बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल आंसर नंबर 2। अब देखिए, विधायिका के प्रति उत्तरदायी सबसे अच्छा है और ठीक है, लेकिन जो भारत की जो संप्रभु है वो ब्रिटिश से हालांकि ली गई, लेकिन ब्रिटिश से अलग है, क्योंकि ब्रिटिश में वंशानुगत शासन है, जबकि भारत में गणतंत्रात्मक है, यानी कि निर्वाचन प्रमुख है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन है, यानी लोकतंत्र के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इससे सही है? यह है, 1, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्ति के उचित दावे होते हैं। दूसरा है, अधिकार बहुसंख्यक के उत्पीड़न के अल्पसंख्यक की रक्षा करते हैं। तो इसका अपन को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कि अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को उचित दावे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें।